एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स, ये हमारा आज का टॉपिक है। और सबसे पहले हम लोग सीखेंगे एडजॉइंट निकालना 2x2 ऑर्डर और 3x3 ऑर्डर, दोनों के ही हम लोग एडजॉइंट देख चुके हैं। और आज की क्लास में थोड़ी सी और प्रैक्टिस करेंगे एडजॉइंट निकालने की, फिर उसके आगे इनवर्स। ठीक, एडजॉइंट के कुछ बेसिक रिजल्ट हैं, कुछ थ्योरम्स हैं, पहले हम उनको प्रूफ करेंगे और फिर इसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। ओके, तो एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, मैं एक क्वेश्चन पहले आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। उस क्वेश्चन में मैं आपके सामने पहले एडजॉइंट निकाल कर दिखाऊंगा और फिर उस एडजॉइंट में माइनर, कोफैक्टर या एलिमेंट्स के जो आपस में रिलेशन होते हैं उनको भी एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो मैं एक क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूँ। क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 5 3 8 2 0 1 1 2 3। ठीक है, इस तरह से मान लो आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है। ठीक है, इस मैट्रिक्स का आपको निकालना है एडजॉइंट। ठीक, तो जब भी आप एडजॉइंट निकालते हो तो एडजॉइंट की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, अगर मान लो ये आपके पास क्या है, एक मैट्रिक्स, इसके अंदर ये एलिमेंट हैं, तो इन एलिमेंट का आप कोफैक्टर्स निकालोगे। क्या निकालोगे? कोफैक्टर्स। तो वो जो कोफैक्टर्स होंगे वो इस तरह से होंगे A11 और क्या होगा A12 A13 और क्या होगा बोलो A21 A22 एंड A23 एंड A31 A32 एंड A33। इनके कोफैक्टर्स जो आप निकालते हो उनका जो ट्रांसपोज होता है वो क्या कहलाता है? बोलिए, एडजॉइंट ऑफ ए। किसी भी मैट्रिक्स के जो हम क्या निकालते हैं, कोफैक्टर्स निकालते हैं, उनका अगर हम ट्रांसपोज कर दें तो जो आंसर आता है वो उसका क्या कहलाता है? एडजॉइंट कहलाता है। ये तो है बच्चों डेफिनेशन। अब इसी डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली हम इसका एडजॉइंट निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा? कोफैक्टर निकालने होंगे। कोफैक्टर निकालने के लिए हमें क्या निकालने होंगे? माइनर्स निकालने होंगे। तो मैं यहाँ पर सबसे पहले माइनर्स निकालता हूँ। ठीक है, माइनर्स जब आप निकालोगे तो आप लिखोगे M11 और क्या लिखोगे? M12 और क्या लिखोगे? M13। ठीक है, इसके बाद आप लिख रहे होगे M21 और M22 और M23। फिर इसके बाद बच्चों नेक्स्ट आएगा हमारे पास क्या? M31 M32 और M33। ठीक, अच्छा, M11 आपको पता है कैसे निकाला जाएगा, इसकी प्रैक्टिस हम कर चुके हैं। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो तो जो बचेगा वहाँ पर डिटर्मिनेंट निकालो। तो 3 × 0 0, 2 × 1 2। ठीक है, तो आंसर कितना आ गया? -2। M12 का मतलब है फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दो, तो इनका क्रॉस कराओ। 2 3 6 और 1 1 1। ठीक, 5 आ गया। ऐसे ही फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दो, यहाँ पर क्रॉस करा दो, तो 4 - 0 कितना? 4। इसी तरह से M21 निकालिए। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, 3 3 9 और 8 2 16। ठीक है, माइनस का 7 आ गया। ठीक, अब M22 निकालते हैं। सेकंड रो सेकंड कॉलम को छोड़ दिया, तो इनका क्रॉस करा दीजिए, कितना आएगा? 15 - 8। ठीक है, प्लस का 7 आ गया। अब M23 की बात करते हैं। सेकंड रो और थर्ड कॉलम, तो 5 2 10 -3 कितना? 7। ये भी ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। M31 थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, इनका क्रॉस कराओ। 3 - 0 कितना? 3। M32 कराइए। थर्ड रो और सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए, इनका क्रॉस कराइए। 5 माइनस कितना बन जाएगा? -11। ठीक, M33 थर्ड रो थर्ड कॉलम, इनका क्रॉस कराइए। 0 - 6 कितना? -6। ये बच्चों आपने मुझे माइनर निकाल कर दिखा दिए। अब माइनर निकालने के बाद हम नेक्स्ट टर्म जो लिखेंगे वो होगा कोफैक्टर्स।
ठीक है। कोफैक्टर क्या होते हैं? पहले हमें क्या करना होगा, साइन चेंज करने होंगे, माइनर के ही हम साइन चेंज कर देंगे, वो कोफैक्टर बन जाएंगे। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर लिखेंगे A11, फिर A12, A13, फिर इसके बाद आएगा A21, A22 और क्या A23, ठीक। फिर इसके बाद आएगा A31, A32 और A33, ठीक। अब 1 बाय 1 यहाँ पर पहले तो साइन लिख लीजिए, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, फिर इनके जो करस्पॉन्डिंग माइनर्स की वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर पुट कर दीजिए। तो यहाँ पर वैसे -2 है, वो यहाँ पर लिख लिया -2, तो ये कितना आ गया, -2। अच्छा, यहाँ पर प्लस का 5 है, ओके, दैट इज़ -5, और प्लस का 4, ओके। 2 1 कितना है, -7, तो प्लस का 7 बन गया। 2 2 कितना है, 7, और इसके बाद 7, इसके बाद 3 1 कितना है, 3 माइनस का 11, तो ये कितना बन गया, प्लस का 11, और 3 3 माइनस का 6, तो -6 आ गया, ठीक। ये आपने कोफैक्टर भी निकाल कर दिखा दिए। अब जब आप कोफैक्टर निकाल लेते हो तो डेफिनेशन ऑफ एडजॉइंट, एडजॉइंट की डेफिनेशन क्या कहती है, एडजॉइंट ऑफ ए इज गिवन बाय ट्रांसपोज ऑफ कोफैक्टर्स। तो जो कोफैक्टर्स आए हैं, क्या क्या हैं कोफैक्टर्स, -2, -5, 4, और क्या हैं 7 7 -7, और 3 11 और -6, ठीक है। ये इसका हमें क्या करना है, ट्रांसपोज। तो जब मैं इसका ट्रांसपोज करूँगा तो मेरे पास फाइनल आंसर निकल कर आ जाएगा। ट्रांसपोज मतलब जो रो हैं उनको कॉलम बना दो। तो -2 -5 और 4, फिर इसके बाद आ जाएगा 7 7 -7, और फिर 3 11 और -6। ये बच्चों आपका एडजॉइंट निकल कर आ गया, ठीक है। एडजॉइंट समझ में आता है। माइनर कोफैक्टर तो आपको पहले से ही पता था कैसे निकलते हैं, बस कोफैक्टर को एक मैट्रिक्स में लिखो, उसका ट्रांसपोज कर दो, ये आंसर आ जाता है। चाहो तो आप ऐसे करके तब ऐसा लिखो, या आप यहाँ पर जो नंबर आ रहे हैं उनको रो में लिखते जाओ। ये कॉलम की तरह ट्रीट करो, रो में लिख दो, कॉलम की तरह ट्रीट करो, रो में लिख दो, कॉलम की तरह ट्रीट करो, रो में लिख दो, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हो इस स्टेप को, अगर नहीं करना चाहते हो, ओके। ये बात हो गई एडजॉइंट की। अच्छा, अब एक इम्पोर्टेंट वाली बात जो हम लोग एक बार रिवाइज कर लें, जो हम हालांकि लास्ट एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं, कि एडजॉइंट और जो एलिमेंट होते हैं मैट्रिक्स के, उनके आपस में क्या रिलेशन है, ठीक है। तो जैसे हमारे पास जो मैट्रिक्स गिवन थी, वो मैट्रिक्स मैं यहाँ पर एक बार फिर से लिख रहा हूँ, जो हमें क्वेश्चन गिवन था वो मैट्रिक्स क्या थी वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ अगेन, ठीक है। मैट्रिक्स है बच्चों 5 3 8 5 3 8 2 0 1 और 1 2 3, ठीक है। ये मैंने कौन सी मैट्रिक्स लिखी है, जो हमारा क्वेश्चन लेकर चले थे हम स्टार्टिंग में, ठीक है। जो हम स्टार्टिंग में क्वेश्चन लेकर चले थे, ये वही मैट्रिक्स मैंने नीचे लिख ली है, जिससे कि बार बार ऊपर नीचे ना करना पड़े बोर्ड। अच्छा, अब देखो, ध्यान दो आप, ये आपके किसके आंसर हैं, कोफैक्टर्स के। यही तो सारे कोफैक्टर्स लिखे हुए हैं। ये आपकी गिवन मैट्रिक्स है, ये आपके एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब अगर इस गिवन मैट्रिक्स का मान लो अगर मैं आपको बोलूं कि इसको इवेल्युएट करके दिखाओ, या मैं कहूँ इसका डिटर्मिनेंट निकाल कर दिखाओ, तो अगर आप डिटर्मिनेंट निकालते हो तो देखो कितना आंसर बनेगा। 5 यहाँ पर पहला एलिमेंट है, ठीक है। फिर इसके बाद आप क्या करोगे बोलो, 0 × 3 और 1 × 2 कराओगे, यही तो करोगे। तो यहाँ पर 0 माइनस में क्या आएगा 2, फिर दूसरा वाला नंबर माइनस में लिखते हो आप 3, और फिर इसके बाद क्या कराओगे 2 × 3 6 और -1, और फिर प्लस में क्या लिखोगे बोलो 8 लिखोगे, और फिर यहाँ पर क्रॉस कराओगे, कितना आएगा बोलो 4 - 0, ये आएगा। ओके, इसको सॉल्व कर लो। 5 2 जा, ये माइनस का 10 बन गया, ये 5 3 जा, माइनस का 15 बना, ठीक है। और ये प्लस का कितना आ गया 32 आ गया। तो माइनस का 25 है और प्लस का 32 है, प्लस का 7 बचा, ठीक।
तो यहाँ पर प्लस का 7, ये हमारा डिटर्मिनेंट का आंसर आ गया। ठीक, अब हमने एक चीज़ और ऑब्जर्व की है, वो क्या है? वो ये है कि अगर हम चाहें तो ए का डिटर्मिनेंट एक दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। वो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया है। वो क्या है कि ये जो एलिमेंट लिखे हुए हैं, इन एलिमेंट को इनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करा दिया जाए और सम करा दिया जाए तो क्या निकल कर आ जाता है? डिटर्मिनेंट निकल कर आ जाता है। जैसे ये हमारा एलिमेंट है 5, इसका इंटू कराओ इसके कोफैक्टर से, इसका कोफैक्टर ये है -2, ठीक है। फिर इसके बाद प्लस, फिर इसके बाद यहाँ पर जो नंबर है दूसरा वाला एलिमेंट, फिर कितना आएगा? -5, ठीक। फिर इसके बाद बोलो थर्ड एलिमेंट 8 और कोफैक्टर कितना है? 4। अब अगर आप इसको ध्यान से देखोगे तो 5 2 जा, ये देखो -10 है ना, -15 और +32। जब आपने सॉल्व किया तो आपका आंसर उसी के इक्वल आया, डिटर्मिनेंट के इक्वल। और यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई किस किस चीज़ का कराया था? तो आंसर ये है कि मैंने यहाँ पर जो पहला एलिमेंट था A11 वो लिया था। फिर इसके बाद मैंने ये क्या लिया था? कोफैक्टर। कौन सा वाला? A11 वाला। फिर इसके बाद ये क्या लिया मैंने? A12। तो कोफैक्टर कौन सा लिया? A12 वाला। फिर इसके बाद A13 वाला एलिमेंट लिया, तो फिर कोफैक्टर भी कौन सा वाला लिया? A13। ये चीज़ मैंने ये देखा है कि ये किसके इक्वल निकल कर आती है? ए के डिटर्मिनेंट के। ठीक, और हम ये भी पढ़ चुके हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ रो के साथ ऐसा हो। आप किसी भी रो के एलिमेंट को उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा लो, या किसी भी कॉलम के एलिमेंट को उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करा लो, आंसर हमेशा किसके इक्वल होगा? उसके डिटर्मिनेंट के। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर मान लो हमने 813 को चूज किया होता, किसको? 813 को चूज किया होता। 8 1 और 3 ये क्या हैं? थर्ड रो के एलिमेंट, और इनको हम मल्टीप्लाई कराएं किससे? थर्ड रो के कोफैक्टर से, 4 -7 और -6 से। ठीक है, 4 -7 और -6 से। तब देखते हैं क्या होता है। तो अब इसको सॉल्व कराओ, कितना आएगा? 32 माइनस का 7 और माइनस का 18, 18 और 7 25, और फिर से कितना आंसर आया? 7। तो अगेन हमारा जो आंसर आया वो डिटर्मिनेंट के इक्वल आया। ठीक है, डिटर्मिनेंट के इक्वल आ गया आंसर। अच्छा, तो लेकिन इस बार हमने किया क्या था? हमने कौन कौन से एलिमेंट लिए थे? तो आंसर है हमने लिया था A13, और क्या लिया था बोलो? A23, और क्या लिया था बोलो? A33, ये लिए थे। और फिर उन्हीं के करस्पॉन्डिंग हमने कोफैक्टर लिए थे, A13 A23, कोफैक्टर A23 वाले लिया था, और A33। अगेन ये जो आंसर बना था ये किसके इक्वल बना था? डिटर्मिनेंट के। तो हमारा जो कॉलम हो या कोई भी रो हो, कोई भी रो कोई भी कॉलम हो, उनके एलिमेंट को उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर डिटर्मिनेंट के इक्वल आता है। ठीक है, अब हमने एक ऑब्जर्वेशन और किया है, वो लास्ट आप देखिए, सुनिए ध्यान से। वो क्या है उसको समझते हैं। जैसे मान लो बच्चों हमारे पास रो, हमारे पास कोई सी एक ले लेते हैं, जैसे कोई भी एक रो। जैसे आपने ये वाली रो चुनी 5 3 8, ठीक है, 5 3 और पर 5 3 8 जब आपने एलिमेंट लिए, ये कौन सी वाली रो के लिए हैं? फर्स्ट वाली रो के। लेकिन आप कोफैक्टर किसी दूसरी वाली रो के ले लीजिए। ठीक है, तो कोफैक्टर किसी दूसरी रो के ले लेते हैं। तो जैसे हमने ले लिया ये वाला ले लो, कितना है ये? 3 और क्या? 11 और -6, ऐसा ले लो। इसको आप सॉल्व कराइए, कितना आएगा? 15। ये कितना आएगा बोलो? 33, और ये कितना आएगा? माइनस का 48। अब इनको ऐड कराओ, 48 और -48, आंसर कितना आया? 0। तो क्या रिजल्ट बना? तो ये रिजल्ट बन के तैयार हुआ कि अगर मैं एलिमेंट फर्स्ट रो के लूं, ठीक है, और कोफैक्टर किसी दूसरे रो के ले लूं, तो आंसर किसके इक्वल आता है? 0 के इक्वल। सिमिलरली अगर मैं एलिमेंट ले लूं थर्ड वाले कॉलम के, ठीक है, और अगर मैं कोफैक्टर भी थर्ड वाले कॉलम के लूं, तो आंसर किसके इक्वल आएगा? डिटर्मिनेंट के। लेकिन अगर मैं एलिमेंट लूं थर्ड रो के और कोफैक्टर लूं सेकंड या फर्स्ट रो के, तो
तो आंसर किसके इक्वल आएगा? 0 के। ये बात आपको समझ आती है? तो ये 2 रिजल्ट हैं। यहाँ पर एक रिजल्ट और भी है, इसको भी नोट कर देते हैं कि अगर मान लो हमने एलिमेंट तो लिए A11 और मान लो हमने लिया A12 और A13, लेकिन हमने कोफैक्टर लिए किसी दूसरी लाइन के, जैसे कि 21 या 31, जो भी आप लिखना चाहो, 21 या 31 वाले, ठीक है, और A22 और A33 23, ठीक है। तो इसका आंसर किसके इक्वल बनता है? 0 के इक्वल। ये एक रिजल्ट बना। ये मैं दोनों रिजल्ट आपको क्यों दिखा रहा हूँ? ये दोनों रिजल्ट मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि आपको एडजॉइंट में जितनी भी प्रॉपर्टी पढ़नी है या जितनी भी थ्योरम्स आप पढ़ोगे, वो तभी आप पढ़ पाओगे या समझ पाओगे जब आपको ये चीज़ क्लियर होगी कि एलिमेंट्स का उनके करस्पॉन्डिंग रो से, रो वाले कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है, और अगर किसी दूसरे रो या कॉलम से करा दें तो 0 के इक्वल होता है, ठीक है। इसी को मैं बेस बनाऊंगा और थ्योरम्स को प्रूफ करूंगा, ठीक है। तो जैसे बच्चों आपके सामने ये पहली थ्योरम है। थ्योरम है इफ A be any स्क्वायर मैट्रिक्स, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स चलेगी, ठीक है, ऑफ ऑर्डर n, यानी 2x2 की भी चलेगी, 3x3 की भी चलेगी, बट स्क्वायर मैट्रिक्स चलेगी, देन A इंटू एडजॉइंट ऑफ A या एडजॉइंट ऑफ A इंटू A इक्वल होता है A का डिटर्मिनेंट इंटू I के। अब ये हम प्रूफ करके देख लेते हैं। हालांकि ये जो थ्योरम है ये विदाउट प्रूफ एनसीईआरटी में दी हुई है और ना ही आपके सिलेबस में सीबीएसई बोर्ड में है जहां पर आपको प्रूफ करने के लिए पूछा जाएगा, लेकिन आप इसको बड़े आसानी से प्रूफ भी कर सकते हैं किसी भी मैट्रिक्स के लिए। तो मान लो हम कोई एक मैट्रिक्स ले लेते हैं, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए A11 A12 A13, ठीक है, और दूसरा सुनो ध्यान से, A21 A22 और A23, और क्या A31 A32 और A33। ये मैंने माना कोई एक मैट्रिक्स है A मैट्रिक्स। अब अगर ये A मैट्रिक्स है तो इसका एडजॉइंट क्या होता होगा? तो आंसर है कि वहाँ पर इसका ट्रांसपोज के इक्वल होगा। जैसे A11 के बाद A12 आया होगा, वो A12 कहाँ आ गया होगा? नीचे यहाँ पर A12 यहाँ आ जाता होगा, फिर A13, फिर इसके बाद यहाँ पर A21 A22 और A23, फिर यहाँ पर क्या आ जाता होगा बच्चों? हाँ, A31 A32 और A33। ये समझ आ रहा है? ये चीज कहाँ रही होगी? रो में, और उसका क्या किया गया होगा? ट्रांसपोज करेंगे तो जो रो वाले एलिमेंट थे वो फैक्टर कहाँ आ गए होंगे? यहाँ पर आ गए होंगे। समझ आ गई बात? तो ये क्या लिखा हुआ है? A। ये इसका क्या लिखा हुआ है? एडजॉइंट ऑफ A। अब हम दोनों का टारगेट ये है कि हम इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कराएंगे तो अब जो हमने आज डिस्कस किया है वो हमारे काम आएगा। क्या? देखो, अब ध्यान सुनना बच्चों, मल्टीप्लाई आप कैसे कराते हो? अगर मैं मान लो आपको मल्टीप्लाई कराने को दूं तो आप बोलोगे देखो मल्टीप्लाई ऐसे कराया जाता है, पहले इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से होगा और करस्पॉन्डिंग का करस्पॉन्डिंग से होगा। तो अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर मैं A11 का A11 से कराऊं कोफैक्टर से, A12 को उसके कोफैक्टर से कराऊं, A13 को उसके कोफैक्टर से कराऊं और ऐड करा दूं तो किसके इक्वल आएगा? बोलो, डिटर्मिनेंट के इक्वल आएगा या नहीं आएगा? ये जो एलिमेंट है ना, ये इस एलिमेंट को किससे मल्टीप्लाई करा रहे होगे? इसके कोफैक्टर से। जब आप मल्टीप्लाई कराते हो तो ऐसे ही तो लिखते हो बच्चों, ये फिर A12 के बाद ये आएगा और फिर इसका इससे होगा, ऐसे ही तो लिखते हो। बोलो हाँ या ना बोलो। और ये चीज़ किसके इक्वल होती है? डिटर्मिनेंट की। ये तो हमने प्रूफ किया अभी। अच्छा, तो मैं डायरेक्टली बच्चों ये इतना बड़ा ना लिखकर डायरेक्टली क्या लिखता हूँ कि ये चीज़ किसके इक्वल रही होगी? A के डिटर्मिनेंट के। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर अब हमें इस रो का मल्टीप्लाई इस कॉलम से कराना है, ठीक, तो अब हम क्या कर रहे हैं, जो एलिमेंट है उसका मल्टीप्लाई किसी उसके करस्पॉन्डिंग से नहीं, किसी दूसरे कोफैक्टर से करा रहे हैं। तो अगर आप A11 का A21 से, A12 का A22 से और A13 का A23 से कराओगे तो आंसर कितना आएगा? तो जब एलिमेंट का किसी दूसरे के कोफैक्टर से कराते हैं, उसके नहीं किसी दूसरे से कराते हैं, तो आंसर 0 होता है। तो इसलिए यहां पर क्या आएगा? इसी तरह से बच्चों जब इसका मल्टीप्लाई यहां करा रहे होगे तो अगेन आंसर 0 आ रहा होगा। ये लाइन समझ आ गई? ठीक,
अच्छा, अब फिर से सुनना बात को। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट क्या है, मल्टीप्लाई कैसे कराते हैं। तो आंसर अब हम सेकंड रो का पहले इससे कराएंगे। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई इससे कराओगे तो आंसर क्या आएगा, 0, क्योंकि ये जो एलिमेंट हैं इनका इनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, किसी दूसरे से हो रहा है, तो आंसर 0। लेकिन जब इसका मल्टीप्लाई इस वाले पर कराओगे तो हाँ डिटर्मिनेंट बन गया, क्योंकि A21 का A21 से, A22 का A22 से, A23 का A23 से हो रहा होगा, तो यहाँ पर आंसर हमारा डिटर्मिनेंट के इक्वल बन रहा होगा। लेकिन अगेन जब आप इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे तो फिर से वही हो गया कि एलिमेंट का उनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से नहीं हो रहा, तो आंसर अगेन क्या बन रहा होगा, 0। ठीक है, सिमिलरली आपको ये समझ में आएगा कि इस वाली रो का जब आप इससे कराओगे तो आंसर 0, इसका इससे कराओगे तो 0, और जब इसका इससे कराओगे तो क्योंकि करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर आने लगे तो इसलिए आंसर अगेन किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट के। ये समझ आया। ठीक, अब मैं क्या कर रहा हूं, यहां से ए डिटर्मिनेंट क्या कर रहा हूं, कॉमन ले रहा हूं। ठीक है, या आप ऐसा समझ लीजिए मैं ए के डिटर्मिनेंट से डिवाइड या मल्टीप्लाई करा रहा हूं, जैसे भी आपको समझना चाहो वैसे समझ सकते हो। तो जब मैं यहां से ए डिटर्मिनेंट बाहर लिख दूंगा तो यहां पर क्या बचा होगा, बोलो, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ठीक, और इस मैट्रिक्स को आप लोग क्या कहते हो बताइए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो ए डिटर्मिनेंट इनटू क्या आ जाएगा, आई। तो अगर हम ए का मल्टीप्लाई उसके एडजॉइंट से कराएं, या आप इसका उल्टा कर लो तब भी एक ही बात आएगी बच्चों, आप ये पहले लिख लो और ये लिख लो, तब भी ऐसा ही हो रहा होगा कि जहां करस्पॉन्डिंग वाले मिलेंगे वो तो ए डिटर्मिनेंट बनेगा, और जब दूसरे वाले बनेंगे तो 0 बनता जाएगा। तो अगेन आपका आंसर इसके इक्वल आएगा। तो ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए या एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, ये बातें किसके इक्वल होती हैं, ए डिटर्मिनेंट इंटू आई। ठीक है, इस तरह से बड़े आसानी से प्रूफ हो जाएगा। ऐसी मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल हो वो क्या कहलाती हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। और ऐसी मैट्रिक्स जिनका डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल ना हो वो कहलाती हैं क्या, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। आपके पास बच्चों एग्जाम में एक मैट्रिक्स दे दी जाएगी, ठीक है, और वो 4 ऑप्शन दे देगा, बताओ उनमें से कि एक सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है या इस टाइप के कुछ वो बना देगा ऑप्शन। ठीक है, आपको सिर्फ क्या चेक करना है, उसका क्या निकालना है, डिटर्मिनेंट। आंसर 0 के इक्वल आ गया तो सिंगुलर, अदरवाइज नॉन सिंगुलर। ठीक है, ये हो गई इसकी डेफिनेशन। अच्छा, अब इसी पर बेस्ड एक थ्योरम आ जाती है। तो थ्योरम क्या कहती है, थ्योरम कहता है कि इफ ए एंड बी आर नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब जिनका डिटरमिनेंट 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है, ऑफ द सेम ऑर्डर, देन ए बी और बी ए आर ऑल्सो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। ठीक, तो हालांकि ये हमें प्रूफ वैसे नहीं करना है, बट मैं एक एग्जाम्पल लेकर कोशिश करता हूँ कि इसको हम प्रूफ कर पाएँ। तो इसके लिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन रख रहा हूँ, और एक मैट्रिक्स आती है 2 -2 और 4 3। इस तरह की हमारे पास एक मैट्रिक्स आ गई। अच्छा, एक ये इसका नाम है ए मैट्रिक्स, ठीक है। मैं एक और मैट्रिक्स लिख रहा हूँ बी मैट्रिक्स, और वो मैं एक एग्जाम्पल के लिए लिख लेता हूँ, जैसे एग्जाम्पल के लिए -1 5, और दूसरे एलिमेंट्स ले लेता हूँ -3 और 2। ऐसे मैंने 2 रैंडम क्वेश्चन उठा के ए बी मैट्रिक्स बना दी है। हम ये प्रूफ करके देखते हैं कि ऐसा होता है या नहीं होता है। तो देखिए, ध्यान दीजिए, ए का डिटर्मिनेंट कितना आएगा, तो आंसर है 2 × 3 6 -4 × -2 कितना, -8 -8 इसे +8 बना देगा, ठीक है। तो कितना बन गया ये 14। तो अब क्योंकि ये आंसर किसके इक्वल नहीं आ रहा है, 0 के, तो इसलिए ये कैसी मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर। ठीक है, ये कंफर्म हो गया। अच्छा, फिर से b का डिटर्मिनेंट निकालिए, तो 2 × -1 -2, और दिस इज -15, ये +15 बना देगा, और आंसर आया कितना, 13।
ठीक है, आंसर आया 13। ये आंसर किसके इक्वल नहीं है? 0 के, इसलिए ये कैसी मैट्रिक्स है? नॉन सिंगुलर। ठीक है, ये भी समझ आता है। अब हम एक काम करते हैं, मैं आपके सामने a इंटू बी निकालता हूँ। क्या निकाल रहा हूँ? a इंटू बी। ए बी निकालो बच्चों, ए बी निकालोगे तो कैसे निकालोगे? ए बी मैट्रिक्स कैसे निकालते हैं? मल्टीप्लाई कैसे कराओगे बोलो? हाँ, या तो हम वैसे कर सकते हैं जैसे मैं यहाँ पर बताता हूँ, 2 - 2 4 3 और फिर से 2 - 2 4 3, ठीक है, और यहाँ पर -1 और फिर -3 अगेन 5 अगेन 2 2। ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए। ए बी आप जैसे भी निकालते हो आप अपने तरीके से निकालिए, मैं बस यहाँ पर सॉल्व करके लिख रहा हूँ। तो -2 और ये प्लस का 6 बन जाएगा, तो -2 प्लस का 6 4, करेक्ट। 10 - 4 6, माइनस का 4 एंड सॉरी मैंने यहाँ पर लिखना चाहिए -9 - 4, माइनस का कितना 13, ठीक है, और 20 और 6 26, ये लिखा। ए बी आ गया हमारे सामने बच्चों। अब ये जो ए बी आया है, इस ए बी का मैं डिटर्मिनेंट निकालता हूँ, ठीक है। तो ए बी का डिटर्मिनेंट निकालिए। 26 × 4 कराना है, कितना बनेगा? 104, ठीक लिखा, माइनस, और इसके बाद ये कितना बन रहा है? प्लस का 78 बनेगा ना, तो प्लस का 78। अब इन दोनों क्वांटिटी को ऐड कराओ, 182 बन गया, ठीक। ये जो आंसर आया है ये किसके इक्वल नहीं आया है? तो ये कैसी मैट्रिक्स हुई? नॉन सिंगुलर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ए मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, बी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है, तो उस केस में जब आप a इंटू बी कराओगे या b इंटू ए कराओगे, वो जो मैट्रिक्स आएगी वो भी कैसी होगी? नॉन सिंगुलर। क्लियर है? तो इसी तरह से ऑप्शन बना दिया जाएगा। a और b दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, तो बताइए a b कैसी मैट्रिक्स होगी? तो आंसर है नॉन सिंगुलर। a b या b a दोनों ही। मैंने सिर्फ a b करके दिखाया है, आप b a b करके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट वाली चीज़ हम लोगों को देखनी है। एक वेरी इंपॉर्टेंट वाली चीज़ बता रहा हूँ, ध्यान से समझेंगे, ठीक है। देखिए ध्यान दीजिए, ये क्या लिखा हुआ है बोलो? ए बी का डिटरमिनेंट लिखा हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ लिखता हूँ। ए बी के डिटरमिनेंट का आंसर कितना आया? ओके, अच्छा, और कहीं पर ए का डिटरमिनेंट और बी का डिटरमिनेंट भी निकाला था हमने। ये देखिए, ए का डिटरमिनेंट हमने निकाला था कितना? 14, और बी का डिटरमिनेंट हमने कितना निकाला था? 13। अब इनका मल्टीप्लाई कराइए, कितना आया? 182। कितना आया? 182। तो इस बात का मतलब तो ये हुआ कि अगर ए और बी दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, ठीक है, और ए का डिटरमिनेंट निकाला जाए और बी का डिटरमिनेंट निकाला जाए, या a इंटू बी किया जाए और फिर उसका डिटरमिनेंट निकाला जाए, तो a का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट किसके इक्वल निकल कर आता है? ए बी का डिटरमिनेंट। यही बच्चों हमारी नेक्स्ट थ्योरम है, जो मैंने आपको इसी क्वेश्चन में प्रूफ करके दिखा दी है, ठीक है। क्या कहता है? वो कहते हैं कि अगर a और b कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, तो a का डिटरमिनेंट इंटू बी का डिटरमिनेंट ए बी के डिटरमिनेंट के इक्वल होता है, ठीक है। ये समझ आया आपको? आपने ये रिजल्ट समझ लिया। कैसे समझा? आपने कोई भी दो मैट्रिक्स ले ली, ए और बी दो मैट्रिक्स ले ली, आप ए का डिटरमिनेंट निकालो, बी का डिटरमिनेंट निकालो, फिर ए बी निकालो, उसका डिटरमिनेंट निकालो। तो हमने क्या देखा कि ए बी का डिटरमिनेंट ए डिटरमिनेंट इंटू बी डिटरमिनेंट के इक्वल आता है। इसके अलावा एक वेरी इंपॉर्टेंट वाला रिजल्ट और होता है, वो ये रिजल्ट है, एडजॉइंट ऑफ ए का डिटरमिनेंट किसके इक्वल होता है? ए के डिटरमिनेंट की पावर n - 1 के। अब यहाँ पर सर n क्या है?
एन है ऑर्डर, एन क्या है, ऑर्डर है, ठीक है। तो इसको मैं प्रूफ करके दिखाता हूँ, इसको मैं वैसे प्रूफ करके दिखाता हूँ, आप एग्जाम्पल से भी समझ जाओगे। जैसे हम लोग एक रिजल्ट पढ़कर आए हैं, क्या रिजल्ट पढ़कर आए हैं, हमने एक रिजल्ट पढ़ा है कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल हुआ करता है किसके, ए इंटू आई के, हमने ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, अब एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए अगर हम कराएं तो ये किसके इक्वल होगा, एडजॉइंट ऑफ ए हम कैसे निकालते हैं, हमने एक रिजल्ट स्टार्टिंग में बनाया था, वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। ये एक रिजल्ट बनाया था, देखो एक सेकंड, जब हमने a इंटू एडजॉइंट ऑफ a कराया था तो ये किसके इक्वल आ रहा था, इसके इक्वल आ रहा था, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, कहीं पर एडजॉइंट ऑफ a इंटू a या a इंटू एडजॉइंट ऑफ a लिखा हो तो उसको ये लिख सकता हूँ, ठीक। तो मैं यही कर रहा हूँ, ध्यान दीजिए, इस चीज़ को मैं क्या लिख रहा हूँ, देखना ध्यान से, मैं लिख रहा हूँ a डिटर्मिनेंट 0 0 0, a डिटर्मिनेंट 0 0 0 और a डिटर्मिनेंट। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, ये ऐसे चल रहा है। अच्छा, और ये सब चीज़ किसके इक्वल चल रही है, एडजॉइंट ऑफ ए, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू क्या, ए के, ठीक है। एक बार फिर से सुनो, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इसके इक्वल होता है, ये हमने देखा था, ठीक। तो ये मैंने यहाँ लिख दिया है। अब मैं अपनी तरफ से क्या कर रहा हूँ, राइटिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, क्या कर रहा हूँ, राइटिंग डिटर्मिनेंट बोथ साइड, ठीक। डिटर्मिनेंट बोथ साइड, जैसे आप लिखते हो ना स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऐसे में क्या कर रहा हूँ, डिटर्मिनेंट बोथ साइड। तो अब देखो ना, यहाँ पर डिटर्मिनेंट लिख रहा हूँ, तो देखना ध्यान से, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए, इसका होल पर क्या आ गया, डिटर्मिनेंट। अच्छा, इधर भी मैट्रिक्स की जगह क्या आ जाएगा, बोलो, डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट 0 0 0, क्या आ जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट 0 और क्या आ जाएगा, 0 0 और ए का डिटर्मिनेंट, ऐसा, ठीक। अब बच्चों ध्यान से सुनना मेरी बात को, ये क्या ऐसा नहीं लिखा है, a इंटू बी, ए इंटू बी, ए बी का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, तो आंसर है a का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट। ये क्या लिखा हुआ है, ए बी, ए बी का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, a का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट, ये वाली जो हमने थ्योरम पढ़ी है। तो यही मैं यहाँ पर यूज कर लिया, ठीक है। इस चीज़ को मैंने a इंटू बी को a डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट लिख दिया और इक्वल्स टू में। अब बच्चों ये मैट्रिक्स नहीं लिखी है, ये क्या लिखा हुआ है, डिटर्मिनेंट। जब हम डिटर्मिनेंट में से कॉमन लेते हैं तो हम ईच रो में से कॉमन ले सकते हैं। तो ईच रो में से कॉमन लोगे तो देखना कितने एक डिटर्मिनेंट कॉमन आ जाएंगे। पहली वाली रो में से लो, एक हो गया, दूसरी वाली में रो में से लोगे तो क्या बन जाएंगे, 2 हो जाएंगे, और तीसरी वाली में से लोगे तो कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक। और अंदर क्या बच जाएगा, देखो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये बचा होगा। और ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, तो बेसिकली ये चीज़ जो है हमारी ये बच जाएगी, ए का क्यूब। और इधर क्या चल रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए, और इनटू में क्या चल रहा है, ए का डिटर्मिनेंट। यहाँ पर कितनी पावर है, 3, इससे 1 कट गई होगी तो कितनी बची होंगी, बोलो, ए का स्क्वायर। और इधर क्या चल रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए। अब ये बताओ, जब मैं मैट्रिक्स लेकर चला था तो कितने ऑर्डर की लेकर चला था, 3/3 ऑर्डर की, या मैं कहूँ 3 ऑर्डर की। लेकिन एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल आया, उससे एक कम ऑर्डर तक गया। मतलब एडजॉइंट ऑफ ए जो आया है, एडजॉइंट ऑफ ए जो आया है उसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल है, उसके डिटर्मिनेंट की जितना ऑर्डर था उससे एक कम पावर आ रही है। यहाँ पर ऑर्डर कितना था,
3, ऑर्डर कितने का लेकर चला था 3, 3 - 1 के इक्वल आ रहा है। तो यानी कि एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आया, उसके डिटर्मिनेंट की पावर n - 1 के। इस बात का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि अगर मान लो मैं 4/4 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट लेकर चलता तो उसके एडजॉइंट का आंसर कितना आ रहा होता, ये चीज किसके इक्वल आ रही होती, a की पावर 3 के। अगर मैं 100/100 का लेकर चलता तो उसका एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल आ रहा होता, a के डिटर्मिनेंट की पावर 99 के। ये समझ आया? इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं। तो एक बार फिर से ध्यान दीजिए, एक रिजल्ट है, वो रिजल्ट क्या है, एडजॉइंट ऑफ a का डिटर्मिनेंट a के डिटर्मिनेंट की पावर n - 1 के इक्वल होता है। कैसे प्रूफ करेंगे, देखिए एडजॉइंट ऑफ a इंटू a अगर हम कराएं तो वो इस मैट्रिक्स के इक्वल होता है। हमें कैसे पता चलेगा कि इसके इक्वल होता है, ये हमने स्टार्टिंग में ही जब हमने ये थ्योरम की है तो वहाँ पर हमने ये करके देख लिया था। जब इसका मल्टीप्लाई इससे कराते हैं तो ये डिटर्मिनेंट बनता है, ये मैट्रिक्स बन के तैयार होती है। ठीक, तो ये मैट्रिक्स बन गई। अब हमने इसके बाद क्या किया अपनी तरफ से, डिटर्मिनेंट बोथ साइड। जब आपने डिटर्मिनेंट बोथ साइड किया तो यहाँ पर भी एक प्रॉपर्टी लगी, ए बी का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, ए का डिटर्मिनेंट इंटू बी का डिटर्मिनेंट। ठीक, और यहाँ पर डिटर्मिनेंट में से ईच रो में से ए का डिटर्मिनेंट कॉमन आया तो ए का क्यूब बन गया, एक डिटर्मिनेंट कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ गया, ए स्क्वायर। तो हमने ये देखा कि जब हमारा ऑर्डर 3 था तब हमारा एडजॉइंट ऑफ ए उससे एक पावर कम आया। अगर ये 4 होता तो यहाँ पर क्यूब आ रहा होता, 4 होता या 6 होता तो 5 आ रहा होता, एक पावर कम आती है। तो इससे ये रिजल्ट बन के तैयार हुआ कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट इसके इक्वल हुआ करता है ए की डिटर्मिनेंट की पावर n - 1 के। ये तो हो गया प्रूफ करने का तरीका। आप एग्जाम्पल से भी कर सकते हो इसको। कैसे, देखो सुनो, जैसे आपने ये ए का डिटर्मिनेंट निकाला था, इसका एक मैट्रिक्स हमने लोगों ने मानी थी ना, क्या मानी थी, ये मान लो कोई एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स। ठीक, इस ए मैट्रिक्स का आपने क्या निकाला, डिटर्मिनेंट। अब आप क्या कर सकते हो, होमवर्क में ये कर सकते हो कि इसका आप एडजॉइंट निकालो। क्या निकालो, एडजॉइंट, और उसके एडजॉइंट का आप क्या निकालो, डिटर्मिनेंट। जब आप डिटर्मिनेंट निकालोगे तो आप देखोगे कि जो डिटर्मिनेंट का आंसर है वो इसकी पावर n - 1 के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, इसकी पावर n - 1 के। तो इस बात का मतलब तो ये हो गया कि अगर ये 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स है, 2/2 ऑर्डर की, तो इसका जो एडजॉइंट का जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल होता होगा, बोलो, एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल होता होगा, ए के डिटर्मिनेंट की पावर 2 - 1 के, यानी ए की पावर, ए के डिटर्मिनेंट की पावर 1 के। तो इसका मतलब एक बढ़िया वाला रिजल्ट बन के ये तैयार हुआ कि फॉर 2/2 मैट्रिक्स, फॉर 2/2 ऑर्डर की मैट्रिक्स के लिए एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, ए के डिटर्मिनेंट के। यानी कि इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकाला जाए या इसके एडजॉइंट का डिटर्मिनेंट निकाला जाए, दोनों का आंसर कैसा आएगा, ऑलवेज सेम आएगा। ये बात आ रही है आपको समझ में? लेकिन अगर 3/3 की होती तो उस केस में ए के डिटर्मिनेंट के स्क्वायर के इक्वल होता उसका आंसर। ठीक है, तो ये कुछ वेरी इंपॉर्टेंट वाले रिजल्ट हैं जो आपको याद रखने हैं। सबसे पहला रिजल्ट मैं आपको बोलूँगा जो आप याद रखो वो ये कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए ऑलवेज इक्वल होता है ए के डिटर्मिनेंट इंटू आई के। दूसरा रिजल्ट मैं आपको बोलूँगा, आप याद रखना, आपको ए बी का कभी डिटर्मिनेंट कराना हो तो वो इक्वल होता है ए डिटर्मिनेंट इंटू बी डिटर्मिनेंट के। तीसरा और वेरी इंपॉर्टेंट वाला रिजल्ट मैं आपको बोलूँगा याद करने के लिए कि एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ऑलवेज इक्वल होता है किसके, ए के डिटर्मिनेंट की पावर n - 1 के। और यहाँ पर हमने एक रिजल्ट ये निकाला है फॉर ऑर्डर 2 एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल होता है ऑलवेज किसके, उसके डिटर्मिनेंट के। यानी एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट निकाला जाए या ए का डिटर्मिनेंट निकाला जाए, वो दोनों आपस में कैसे होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, फॉर ऑर्डर 3 बताओ, एडजॉइंट ऑफ ए किसके इक्वल आता होगा, बोलो बोलो, ए के डिटर्मिनेंट के स्क्वायर के। या प्रूफ भी करके देखना होमवर्क में। ठीक है, ओ स्क्वायर मैट्रिक्स इन्वर्टिबल, तो मैं मान लेता हूँ लेट ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स।
लेट ए इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। अगर कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, या मैं कहूँ अगर किसी मैट्रिक्स का इन्वर्स निकाला जा सकता है, तो उसकी क्या कंडीशन होती है? तो आंसर है कि कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल तब होती है जब A इंटू बी या B इंटू ए कराया जाए तो वो किसके इक्वल आना चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के इक्वल आना चाहिए। ठीक है, ये बात समझ आती है। अच्छा, तो यहाँ से अगर हम ध्यान से देखें तो ए बी हमारा किसके इक्वल है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ए बी किसके इक्वल है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। कब? जब एक ऐसी मैट्रिक्स है इन्वर्टिबल। ओके, मैं डिटर्मिनेंट बोथ साइड कर रहा हूँ, तो डिटर्मिनेंट बोथ साइड अगर मैं करता हूँ तो देखो क्या बनेगा, ऐसे आएगा। डिटर्मिनेंट बोथ साइड ले लिया, ठीक। अब ए बी का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है? हाँ करेक्ट, ए डिटर्मिनेंट एंड बी डिटर्मिनेंट, ये हमने पढ़ा हुआ है। और आई का डिटर्मिनेंट अगर निकालेंगे तो उसका आंसर कितना आएगा? 1, ठीक। अच्छा, तो अब बच्चों एक बात ध्यान से समझो, अगर दो क्वांटिटी का मल्टीप्लाई 1 आ रहा है तो एक बात पक्की है कि उन दोनों क्वांटिटी में से कोई भी क्वांटिटी 0 नहीं है, हाँ या ना? अगर दो चीज़ों का मल्टीप्लाई 1 के इक्वल आ गया तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि जो A का डिटर्मिनेंट है वो किसके इक्वल नहीं रहा होगा, या मैं ये भी कह सकता हूँ कि B का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं रहा होगा। और जब भी किसी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल नहीं होता है तो वो मैट्रिक्स क्या कहलाती है? तो आंसर है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इस तरह से। तो इससे क्या प्रूफ होता है? इससे ये प्रूफ होता है कि अगर कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल मैट्रिक्स है तो वो कैसी रही होगी? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। इसका कन्वर्स भी आप प्रूफ कर सकते हो कि अगर कोई मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो फिर वो कैसी रही होगी? इन्वर्टिबल। कन्वर्सली मैं कैसे करूँगा उसको देखते हैं। अगर हम उल्टा लेकर चलते, मान लो सर स्टार्टिंग में ही हम ये लेकर चलते कि लेट ए बी आ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तब क्या होता? तो आंसर है अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल नहीं रहा होगा? 0 के। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, थ्योरम नंबर 1 में हमने ये पढ़ा था कि एडजॉइंट ऑफ ए का मल्टीप्लाई किससे कराया जाए? ए से, या ए का मल्टीप्लाई कराया जाए किससे? एडजॉइंट ऑफ ए। ये किसके इक्वल होता है, कौन बताएगा? ए का डिटर्मिनेंट इनटू आई के, इसके इक्वल होता है, ठीक। तो मैं इसी स्टेटमेंट से मैं यहाँ पर एक लाइन लिख रहा हूँ, एडजॉइंट ऑफ ए इंटू ए इक्वल्स टू, ये है किसके? ए के डिटर्मिनेंट और इंटू किसके? आई के। यहाँ से ए का डिटर्मिनेंट नीचे ला सकता हूँ, ठीक। तो यहाँ से ए का डिटर्मिनेंट अगर मैं नीचे लाऊंगा तो देखना क्या होगा, एडजॉइंट ऑफ ए और अपॉन में क्या आ गया? ए का डिटर्मिनेंट, और इनटू में क्या चल रहा है? ए, और ये किसके इक्वल आ गया? आई के। अब बच्चों ध्यान से सुनना, दिस इंटू ए इक्वल्स टू आई, ये कौन सी कंडीशन है? देखो, कोई मैट्रिक्स के मल्टीप्लाई में कोई चीज़ लिखी हुई है और उसका आंसर फिर आई के इक्वल आ रहा है, यानी कि ए एक ऐसी मैट्रिक्स है इन्वर्टिबल। तो इसका मतलब जो कुछ इधर लिखा हुआ है, ये जो कुछ लिखा हुआ है ये हमारा किसके इक्वल होगा? बी के इक्वल। किसके इक्वल? बी के इक्वल हुआ। एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में क्या? ए का डिटर्मिनेंट। तो ये क्वांटिटी हमारी किसके इक्वल हुई? बी के इक्वल हुई। और बी यहाँ पर है क्या? तो आंसर है ए का इन्वर्स। ए का क्या है? इन्वर्स है। तो इसका मतलब ये है कि अगर मुझे ए मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना हो तो वो इक्वल होगा बी मैट्रिक्स के, और बी मैट्रिक्स किसके इक्वल होती है? एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में क्या? ए का डिटर्मिनेंट। ये फॉर्मूला है जो आपको पढ़ाया जाता है कि ए का इन्वर्स एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए के डिटर्मिनेंट के इक्वल होता है। अगर कोई पूछता है आपसे कि ये कहाँ से आया, तो आप इसका आंसर इस थ्योरम के थ्रू दे सकते हो। एक बार फिर से, एक ऐसी मैट्रिक्स है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। अगर ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल नहीं होगा? 0 के।
ए का डिटरमिनेंट अगर 0 के इक्वल नहीं है तो उसे इजीली डिवाइड में ले जाकर लिखा जा सकता है, क्योंकि वो चीज़ डिफाइंड रहेगी। ये बात समझ में आ रही है? हमने इस चीज़ का क्या फ़ायदा उठाया कि ये 0 के इक्वल नहीं है, तो आंसर है जब हम इसको डिवाइड में लेकर गए तो ये चीज़ कैसी है, डिफाइंड है, नॉन डिफाइंड नहीं है। अच्छा, और हम जानते हैं कि मैट्रिक्स इनटू दूसरी मैट्रिक्स इक्वल्स टू अगर आई आ जाता है तो ये मैट्रिक्स एक दूसरे का क्या कहलाती हैं, इनवर्स। क्या कहलाती हैं, इनवर्स। तो हमने कहा ये जो क्वांटिटी है ये किसके इक्वल रही होगी, बी के, और बी एक्चुअल में है क्या, ए का इनवर्स, इसलिए ए के इनवर्स का क्या फॉर्मूला बन के तैयार हुआ, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, या वाइस वर्सा। वाइस वर्सा में अगर मैं कहूँ बी का इनवर्स अगर आपसे पूछूं तो वो कितना आता होगा, तो बी का इनवर्स अगर देखा जाए, जैसे मैं इस चीज़ को यहाँ पर लेकर आता है ना, तो ए का डिटर्मिनेंट इनटू में क्या आ रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में दिस क्वांटिटी। अब यहाँ पर इसका नाम बी रखते तो फिर से वही ए का इनवर्स किसके इक्वल आता, बी के, और बी हमारा किसके इक्वल है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन ए का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो दोनों तरीके से आप दोनों में से किसी भी एक रिजल्ट को लेकर इसको प्रूव कर सकते हो। ठीक, तो वन वर्ड में बताइए, कोई भी मैट्रिक्स इन्वर्टिबल कब होती है, जब वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो। ठीक है, या इसका उल्टा, कोई मैट्रिक्स इन्वर्टिबल है, इस बात का क्या मीनिंग है, कि वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अगर वो इन्वर्टिबल है इसका मतलब वो कैसी है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये थी आपकी थ्योरम नंबर 4। अब जब आपने ये थ्योरम पढ़ ली हैं तो अब इसके बाद आप इन पर बेस्ड जो क्वेश्चन प्रैक्टिस हैं उनको देखते जाओ। ठीक है, तो एक्सरसाइज कौन सी है उसको देख लेते हैं। एक्सरसाइज है 4.5। ठीक है, एक्सरसाइज 4.5 में क्वेश्चन नंबर 1, चलो मैं 1 दिखाता हूँ आपको सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इस तरह से आया। ठीक है, इसका आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट। ठीक है, तो देखो एडजॉइंट कैसे निकालेंगे। सबसे पहले जब आपके पास मैट्रिक्स आएगी तो उसे किसके इक्वल लिख लोगे, ए के इक्वल। सबसे पहला काम हमेशा ये करो, किसके इक्वल लिख लो, ए के इक्वल। ए के इक्वल लिखने के बाद सबसे पहला काम किया जाएगा कि हमें क्या करना है, माइनर्स को लिखना है। ठीक है, माइनर्स को जब आप लिखते हो तो आप क्या क्या निकालोगे, M11, और क्या निकालोगे, M12, और क्या निकालोगे, M21, और क्या निकालोगे, M22। ठीक है, जब हम माइनर को निकालते हैं तो M11 ये कहता है कि आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, जो बचेगा वही हमारा माइनर का आंसर होगा। M12 का मतलब ये है कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दो, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ दो, तो क्या बच गया, 3। ऐसे ही M21, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, क्या आ जाएगा, 2, और सेकंड रो और सेकंड कॉलम छोड़ दो, क्या आ जाएगा, 1। ठीक है, इस तरह से करते जाओ और आप निकाल लोगे। माइनर निकालने के बाद जो नेक्स्ट चीज आप निकालते हो वो है कोफैक्टर। ठीक है, कोफैक्टर जब आप निकालते हो तो वहां पर आप साइन चूज करते हो, A11 का, A12, A13, सॉरी A13 नहीं, यहाँ पर आना चाहिए A21 और A22। अब इनके साइन कैसे रहते हैं, प्लस माइनस माइनस प्लस, क्योंकि हम माइनर कोफैक्टर की प्रैक्टिस पहले कर चुके हैं, आपने पहले देखी हुई है प्रैक्टिस इसकी, तो आपको पता है कि A11 जो कोफैक्टर है वो किसके इक्वल होता है, पॉजिटिव ऑफ M11 के। A12 किसके इक्वल होता है, नेगेटिव ऑफ M12 के। ये इनकी डेफिनेशन है। तो इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग जो वैल्यू है वो यहाँ पर लाकर लिख लो। ठीक है, ये क्या निकल कर आ गए, कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स के बाद अब आपको क्या निकालना है, एडजॉइंट। ठीक है, एडजॉइंट ए, वो किसके इक्वल होगा, तो जो कोफैक्टर आपने निकाले हैं 4, -3, -2 और 1, इसका क्या, ट्रांसपोज। ठीक, इसका आप ट्रांसपोज कराइए। तो जब आप इसका ट्रांसपोज कराएंगे तो रो को कॉलम में लिखिए, 4, -3 और -2 एंड 1। ये आपका एडजॉइंट का आंसर आ गया। तो जब भी आपको 2x2 की मैट्रिक्स गिवन होगी और आपको एडजॉइंट निकालना है तो सबसे पहले क्या निकालेंगे हम, माइनर्स को। ठीक, फिर इसके बाद क्या निकालेंगे,
कोफैक्टर्स, फिर जो कोफैक्टर्स की मैट्रिक्स बनके तैयार होगी उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज। ठीक, और हमने साथ में 2x2 मैट्रिक्स के लिए एक छोटी सी ट्रिक भी बनाई हुई थी। वो ट्रिक क्या थी कि इसका जो एडजॉइंट है वो क्या होता होगा, तो आंसर है कि जो यहाँ पर नंबर लिखे हुए हैं उनको आपस में एक्सचेंज कर दो, इसकी जगह ये, इसकी जगह ये लिख दो, और यहाँ जो नंबर लिखे हैं इनको एक्सचेंज मत करो, इनके साइन चेंज कर दो, -2 और -3। तो यही हमारा किसका आंसर होगा, एडजॉइंट का आंसर आना चाहिए। और ये चेक करने के लिए भी आप यूज कर सकते हो कि आपका एडजॉइंट का आंसर ऑलवेज इस तरह से आएगा। इस तरह से आप एडजॉइंट निकाल सकते हो जब आप 2x2 के मैट्रिक्स की बात कर रहे होते हो। ठीक है, अब बात करते हैं जब 3x3 वाला आएगा तब उसके केस में क्या होगा। सबसे पहला काम क्या करना होगा बोलो, माइनर्स। जब आप माइनर्स निकालोगे तो आप क्या क्या कैलकुलेट करोगे, M11, M12 और M13। ठीक है, फिर आप निकालोगे क्या, M21, M22 एंड M23, और फिर इसके बाद आप कैलकुलेट करोगे M31, M32 एंड M33। ठीक है, M11 निकालिए। M11 को कैसे पढ़ोगे, M11 का मतलब है आप फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, जो बचेगा उन क्वांटिटी से आप डिटर्मिनेंट निकालोगे। जब भी मैं कहूँगा कि क्रॉस करा दो तो मतलब डिटर्मिनेंट निकाल दो, तो इनका क्रॉस कराओ, कितना आएगा 3 माइनस कितना 0, आंसर कितना 3। 1 2 का मतलब है कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दो, जो बच गए नंबर उन्हीं का क्रॉस कराइए। तो ये 2 × 1 कितना 2 माइनस +10 बना देगा इसे, कितना 12। अब आप निकालिए 1 3, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम को छोड़ दीजिए, जो बचा उसका डिटर्मिनेंट निकालिए। तो ये बनेगा 2 × 0 0 और +6 कितना 6। फिर इसके बाद M21 का मतलब ये है कि आप सेकंड रो को और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो, जो नंबर बचे उनका डिटर्मिनेंट निकाल दो। तो आंसर आएगा -1 -0, तो कितना -1। ठीक है ये। अच्छा, इसके बाद M22 का मतलब है सेकंड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दो, ये ठीक है। तो इसको करना है, तो 1 और +4 कितना 5। M23 सेकंड रो थर्ड कॉलम को छोड़ दो, कितना आएगा 0 -2 कितना -2। इसको बस थोड़ा सा केयरफुली करते जाइए बिना किसी जल्दबाजी के, और ठीक आएगा। फिर ये 3 1 का क्या मतलब है, 3 1 का मतलब है थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो। अब कितना बच रहा है -5 -6, ठीक है, -11 हो गया ये। 3 2 थर्ड रो और सेकंड कॉलम को छोड़ दो, 5 -4, ठीक है। तो यहाँ लिखता हूँ 5 -4 कितना 1। फिर 3 3 का मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम को छोड़ दो, 3 + 2 तो 5 आ गया। तो यहाँ लिख दिया 3 + 2 5। आसान है। ये कैलकुलेशन जब आप कर लेते हो फिर इसके बाद आपको लिखने होंगे इनके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। तो जिसमें जैसे मान लो आप जब लिखोगे तो क्या क्या लिखोगे, A11 लिख रहे होगे और A12 एंड A13 अगेन। फिर आप लिख रहे होगे क्या 21 22 23। फिर आप इसके बाद लिख रहे होगे क्या 31 और 32 और 33। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें नहीं। अच्छा, जब हम कोफैक्टर्स को लिखते हैं तो उसके साइन कंसीडर करते हैं पहले। तो साइन की अगर हम बात करें तो ये इस तरह से चलेगा प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो प्लस से स्टार्ट करो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस करते जाओ, आप फाइनली यहाँ पहुँच जाओगे। फिर इसके बाद A11 एक्चुअल में क्या है, कोफैक्टर ऑफ क्या M11। ठीक है, तो
A21 को M11 का जो भी आंसर है वो लिख दो यहाँ पर लाकर। कितना है? 3 है ना, 3। और इसके बाद नेक्स्ट क्या है? 12 है, ठीक है। नेक्स्ट 6 है, -1, ठीक है। 5 -2, ठीक है। इसके बाद -11, 5, ठीक है। यहाँ फाइनली लिख देते हैं 3 -12 +6 +1 5 एंड कितना? प्लस का 2, ठीक है। माइनस का 11 -1 और 5। ये आपने मुझे कोफैक्टर निकाल कर दिखा दिया, ठीक है। हालांकि माइनर कोफैक्टर आप पहले से ही पढ़ चुके हो, बट क्योंकि एडजॉइंट हमें निकालना है तो उसके लिए माइनर और कोफैक्टर निकालने ही होंगे। अब जब आप कोफैक्टर निकाल लेते हो बच्चों, तो फिर फाइनल काम क्या है? एडजॉइंट निकालना, एडजॉइंट ऑफ ए। और एडजॉइंट ऑफ ए के लिए आप एक मैट्रिक्स बनाते हो जो कि कोफैक्टर से बनी हुई मैट्रिक्स है। तो कोफैक्टर के जो भी आंसर है वो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, 3 -12 6 और क्या है 1 5 और 2 और क्या है -11 -1 और 5। ये जो मैट्रिक्स बनेगी इसका क्या करेंगे? ट्रांसपोज, ठीक। तो ट्रांसपोज करने के बाद देखो आपका आंसर कितना बनने वाला है। देखो 3 -12 6 1 5 2 -11 -1 एंड 5, ठीक है। इस तरह से बन जाएगा। ओके, तो कुछ नया नहीं है। आप चाहो तो अब जैसे आप कोफैक्टर निकालते हो, तो कोफैक्टर जब आप निकालते हो तो ये वाली जो कॉलम में जो चीज, एक तरह से इसको कॉलम की तरह ट्रीट कर सकते हो आप। तो जो कॉलम वाले नंबर हैं उनको कहाँ लिख दिया करो? डायरेक्टली रो में। कॉलम रो, कॉलम रो। तो आपको ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप डायरेक्टली वो निकाल सकते हो, ठीक है। हालांकि डेफिनेशन अगर आपसे पूछी जाएगी एडजॉइंट की, ठीक है, तो वो क्या होगा? उसकी डेफिनेशन हमेशा यही रहेगी कि जो कोफैक्टर की मैट्रिक्स होती है उसका ट्रांसपोज क्या कहलाता है? एडजॉइंट। डेफिनेशन यही रहेगी, ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। इसके बाद आगे बढ़ो, नेक्स्ट। मुझे जो ज़रूरत पड़ेगी वो A इंटू एडजॉइंट ऑफ A की, और मुझे क्योंकि इसे A डिटर्मिनेंट इंटू I के इक्वल दिखाना है तो मुझे A डिटर्मिनेंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं इतनी सारी चीज़ें निकाल कर रख लेता हूँ। तो सबसे पहला काम कर रहा हूँ एडजॉइंट निकालना, ठीक है। एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहला काम क्या होगा? माइनर्स लिखना। M11 बताइए कितना? -6। M12 कितना है? -4, ठीक है। M21 3, M22 2, ठीक है। अब हम निकालेंगे कोफैक्टर्स। जो जितने कम स्टेप स्किप करेगा उसके मार्क्स कटने के चांस उतने ही कम। जो पूरा डिटेल में दिखाएगा उसके मार्क्स 100% मिलने वाले हैं फिर उसको। कोफैक्टर्स की अगर हम बात करें तो A11 चाहिए होगा, A12, A21 और A22, ठीक है। A11 प्लस माइनस माइनस प्लस ऐसे लिखा जाएगा। फिर इसके बाद -6 -4 3 2 और ये -6 बनेगा, प्लस का 4 -3 एंड 2। इसके बाद हम लोग निकालेंगे अब एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A एक्चुअल में क्या होगा? तो आंसर है जो कोफैक्टर की जो मैट्रिक्स बनेगी उसका ट्रांसपोज होगा। बट मैं फ़िलहाल के लिए क्या कर रहा हूँ कि ये जो वैल्यू मुझे ऐसे लिखनी थी वो मैं ऐसे रो में लिख देता हूँ, -6 -3, और इसको कॉलम की तरह ट्रीट कर रहा हूँ और इसको रो में लिख रहा हूँ। तो डायरेक्टली उसका ट्रांसपोज हो गया। ये आप कर सकते हो डायरेक्टली पेपर में, ठीक है। एडजॉइंट ऑफ ए इसके इक्वल है। नाउ अब इसके बाद क्या करें? इसके बाद हमें ए के डिटर्मिनेंट की ज़रूरत पड़ने वाली है, तो हम वो भी निकाल कर रख लेंगे, ए का डिटर्मिनेंट। तो ए का डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए आप। कितना बनेगा? -6 × 2 कितना? -12 और प्लस का 12 बना देगा इसे। ये ठीक लिखा मैंने? 2 × -6 -12 और प्लस का 12 बना देगा। तो ये तो 0 हो गया। तो ये सिंगुलर मैट्रिक्स बन रही है, तो इसका
ठीक है, फिलहाल हमें प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्या लिखना है मुझे, a इंटू एडजॉइंट ऑफ a, एडजॉइंट ऑफ a। पहले करके देख लेते हैं। a मैट्रिक्स बताइए क्या है, a मैट्रिक्स कितनी है, 2 3 ठीक है, 2 3 -4 -6 ऐसी है। और एडजॉइंट ऑफ a ये आया है -6 -3 4 एंड 2, ठीक है। इसको करा के देख लेते हैं, फिर पता चल जाएगा। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो देखिए क्या बनने वाला है, 2 इंटू -6 और 3 इंटू 4, ओके, 2 इंटू -3 3 इंटू 2, -4 इंटू -6 +24 -24, -4 इंटू 3 प्लस का 12 एंड ये माइनस का 12, तो ये बन गया कितना, 0 0 0 0, ठीक है। अब एक चीज़ और भी हम सॉल्व करके दिखा देते हैं, a डिटर्मिनेंट इंटू आई। a का डिटर्मिनेंट कितना आया है, 0, और आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिख लेते हैं। तो हमारा अगेन आंसर कितना आ गया, 0 0 0 0। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि इस गिवन मैट्रिक्स के लिए a इंटू एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल है, a का डिटर्मिनेंट इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। या एडजॉइंट ऑफ a पहले लिख लो और इंटू a कराओ, तब भी आपका आंसर क्या आने वाला है, 0 0, ठीक है। तो ये यहाँ से प्रूफ हो गए, तैयार हो जाए। यस, हाँ, वहाँ सिमिलरली करके नहीं लिखना है आपको, लेकिन यहाँ पर जैसे आपने एडजॉइंट निकाल लिया, ठीक है, एडजॉइंट निकालने के बाद बस एडजॉइंट पहले लिखना है, ए बाद में लिखना है, और आप उसको आपको उसका डायरेक्ट आंसर क्या लिख देना है, 0 0। मतलब मैं कह रहा हूँ कि ये वाला स्टेप आपने नहीं कराया, डायरेक्ट 0 0 लिख दीजिए, दैट इज ओके, चलेगा। क्योंकि वो आंसर, क्योंकि हमें प्रूव करना है तो वो वही 0 0 ही आएगा, ठीक है, वो अंडरस्टैंड होगा। ओके, तो ये हो जाएगा, इस तरह से आप थर्ड क्वेश्चन कर पाओगे। और ये क्योंकि आपने थ्योरम भी पढ़ी है ना, ये तो आपने थ्योरम पढ़ी है ना, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स a इंटू एडजॉइंट ऑफ a किसके इक्वल होता है ऑलवेज, a डिटर्मिनेंट इंटू i। इसमें सिंगुलर नॉन सिंगुलर से कोई लेना देना नहीं है। इस क्वेश्चन में ये जो मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स कैसी मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स है, बट ये रिजल्ट्स का सिंगुलर से कोई लेना देना नहीं, ये वैलिड करेगा फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n, ठीक है। इस तरह से आप थर्ड क्वेश्चन को करोगे। अच्छा, इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ नंबर पर आइए। (1 - 1 2 3 0 - 2 1 0 3, ठीक है ये, ओके। देखो हमें क्या करना है, ये जो मैट्रिक्स बोर्ड पर लिखी हुई है, इस मैट्रिक्स के लिए प्रूफ करके दिखाना है कि अगर इस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई इसके एडजॉइंट से कराया जाए तो वो इक्वल होता होगा a डिटर्मिनेंट इंटू आई के। तो सबसे पहले हमें, क्योंकि एडजॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसलिए मैं सबसे पहले माइनर निकाल लेता हूँ। माइनर्स फटाफट से बताते जाएंगे, माइनर्स क्या क्या आएंगे। m11 का आंसर बताइए कितना आएगा, 0, ठीक है। m12 का आंसर बताइए, या आप चाहें तो ऐसा करके देखते जाएं, जैसे 3 इंटू 3 कितना आ गया, 9, और +2 तो कितना, 11। m13 का आंसर बताइए, 0, ठीक है। m21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ दो। अब देखो माइनस का 3 आएगा ना, है ना, तो कितना बना, -3, ठीक है। m22 का आंसर बताइए, ऐसे तो कितना आया, 1, ठीक। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 1। m23 का आंसर बताइए, कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 3, ठीक है, 1, ओके। इसके बाद m31 का आंसर 2, m32 का आंसर, थर्ड रो सेकंड कॉलम छोड़ दीजिए, -2 और -6 कितना, -8, ठीक है। और m33 का आंसर बताइए, प्लस का 3,
ठीक है। अच्छा, इसके बाद बच्चों आप लोग मुझे कोफैक्टर निकाल कर दिखाओ। कोफैक्टर होते हैं A11 से A12 A13 क्या 21 A22 A23, इसके बाद A31 A32 और A33। यहाँ पर अपनी तरफ से प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस एंड अगेन प्लस माइनस प्लस, और इनके जो करस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यूज़ हैं वो यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो +3 डायरेक्टली लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या था 0 और यहाँ पर +3 बना देते हैं। नेक्स्ट 1 2 +8 3, ये ठीक लिखा हमने। अच्छा, कोफैक्टर के बाद अब हम लोग एडजॉइंट निकाल लेते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए आएगा ऐसे, ये जो कॉलम की तरह ट्रीट कर रहा हूँ बट रो में लिख रहा हूँ डायरेक्टली ट्रांसपोज करके। -11 18 0 -1 3, ये आपने मुझे एडजॉइंट निकाल कर दिखा दिया। अब हमें क्या प्रूफ करना है? हमें ये प्रूफ करके दिखाना है कि A इंटू एडजॉइंट ऑफ A इक्वल होता होगा A डिटर्मिनेंट इंटू आई के। तो मुझे A डिटर्मिनेंट की ज़रूरत पड़ेगी, ये मैं स्टार्टिंग में यहाँ कहीं निकाल लेता हूँ। A डिटर्मिनेंट, तो सबसे पहला वाला नंबर लिखेंगे 1 और फिर इनटू में आ रहा होगा 0, ये तो हमने सीखा ही है ना। तो एलिमेंट इनटू उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, सॉरी मुझे लिखना चाहिए यहाँ पर, क्या लिखना चाहिए? कोफैक्टर, है ना। कोफैक्टर के नंबर ये रहे, 1 इंटू में क्या 0, ये आ जाएगा। यहाँ पर लिखता हूँ 1 इंटू 0 और फिर नेक्स्ट नंबर क्या है -1 इंटू में क्या -11, -1 इंटू में -11 और नेक्स्ट नंबर 2 है और मल्टीप्लाई में कितना 0। तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा आंसर 11। तो मतलब A का डिटरमिनेंट इस क्वेश्चन में 11 आता होगा, ठीक है। इसके बाद अब हम यहाँ आ जाते हैं, ठीक है। A मैट्रिक्स बोलिए। 1 0 3, ओके। अब हमने एडजॉइंट ऑफ A भी निकाल लिया है, 0 3 2 -11 1 8 0 -1 3। अच्छा, इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे इसके इक्वल। तो पहले इनका प्रोडक्ट कराइए। जब आप प्रोडक्ट कराते हो तो प्रोडक्ट आप ऐसे कराते हो 1 इंटू 0 0 -1 इंटू -11 +11 2 इंटू 0 0, फिर इसका कराते हो आप 3 -1 और -2, फिर इसके बाद नेक्स्ट कराते हो आप कितना 2 -8 एंड कितना 6। अगेन फिर से इसका कराइए यहाँ पर, तो 0 आएगा 0 आएगा और 0 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर कराइए 9 आएगा 0 आएगा एंड -2। इसका अच्छा यहाँ कराया, ठीक है, +2 आएगा, सही कह रहे हो। और इसका मल्टीप्लाई अब हम यहाँ कराने वाले हैं, तो 6 0 -6। इसके बाद अब इसका यहाँ कराइए कितना 0 0 0, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराइए 3 0 -3, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराइए 2 0 9, ठीक है ये। अच्छा, इसके बाद अब फाइनली देखते हैं क्या आंसर बन रहा है। 11 0 0 0 11 0 0 0 11, तो हमारा आंसर ठीक आ रहा है। हमारा जो A का डिटर्मिनेंट है, A का डिटर्मिनेंट कितना है 11 और इनटू में आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इस तरह से ही आ जाएगा। ये प्रूफ हो गया
कि ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए डिटर्मिनेंट इंटू आई के इक्वल होगा। तो अगर देखा जाए तो कॉन्सेप्ट कोई टफ कॉन्सेप्ट तो नहीं है, माइनर बस माइनर कोफैक्टर या कुछ भी मैं निकालूं तो यहाँ पर अगर मेरी कोई गलती होगी तो वो किस चीज़ की होगी, प्लस या माइनस करते वक्त, बस, और तो कुछ है नहीं ऐसा। तो बस प्लस माइनस थोड़ा सा केयरफुली करें हम तो हमारा आंसर सही आएगा, प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर हम देखें तो ये हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 4। कर पाओगे? तो क्वेश्चन नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, 2 - 2 4 एंड 3 इस तरह से है। इसका हमें इन्वर्स निकाल कर देना है इफ़ एग्जिस्ट। तो इस बात का मतलब ये हो गया कि हमें सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि जो गिवन मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है या नहीं है। अगर वो नॉन सिंगुलर है तो इन्वर्टिबल होगी। ठीक है, तो पहले इसका डिटरमिनेंट निकालो। सबसे पहले कितना आएगा, 6 माइनस कितना, माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा ना, तो कितना बन गया 14। तो कैसी है, नॉन सिंगुलर है तो यस इन्वर्टिबल होगी। क्लियर है ये बात? हमने जो थ्योरम नंबर 4 पढ़ी थी उसी में तो पढ़ा था ये, तो ये इन्वर्टिबल है। अच्छा, अगर ये इन्वर्टिबल है तो फिर इसका इन्वर्स कैसे निकालोगे आप? तो आंसर है किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होगा वो इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन उसका डिटर्मिनेंट। तो पहले एडजॉइंट ऑफ ए की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैं मान लेता हूँ, मैंने माना है कि ये मैट्रिक्स कोई ए मैट्रिक्स है, तो इसका एडजॉइंट निकालने के लिए पहले मुझे ज़रूरत पड़ेगी माइनर्स की। ठीक है, इसमें मैट्रिसेस वाला कॉन्सेप्ट से नहीं होगा, इन्वर्स निकालना। एलिमेंट्री रो ऑपरेशन, यस, आप एलिमेंट्री रो ऑपरेशन से भी निकाल सकते हैं इसी मैट्रिक्स को। चाहो तो ये माइनर कोफैक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है इससे निकाल सकते हो। बट अगर क्वेश्चन में, अगर बोर्ड एग्जाम की मैं बात करूं तो क्वेश्चन में वहां पर मेंशन किया होगा फाइंड इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स बाय एलिमेंट्री ऑपरेशंस। अगर उसने नहीं दिया हुआ है तो आप इस तरह से करो उसको। हाँ, वो कट हो गया है, मतलब मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि अगर वहाँ पर होता है ना, जैसे सिलेबस में वो होता है तो वहाँ मेंशन कर रहा है वो कि एलिमेंट्री से करना है। अगर नहीं कर रहा है तो इसका मतलब आप समझ जाना कि इसी से करना है। ठीक है, तो माइनर्स को बच्चों आप लोग निकाल लो, पहले M11 निकाल लो और M12 निकाल लो, M21 और M22। M11 कितना, फिर इसके बाद 4, फिर और 2। ओके, फिर इसके बाद कोफैक्टर्स, कोफैक्टर में A11, A12, A21, A22, प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, वैल्यू लिख दीजिए 3, 4 प्लस 2 बन जाएगा और 2। कोफैक्टर्स के बाद बच्चों अब आप लोग डायरेक्टली एडजॉइंट लिख दीजिए, एडजॉइंट ऑफ ए। ट्रांसपोज डायरेक्टली कर रहा हूँ, इसको कॉलम की तरह ट्रीट कर रहा हूँ और रो में लिख रहा हूँ 3 2 -4 2। एडजॉइंट आ गया। एडजॉइंट आ जाने के बाद अब क्या करना है, तो आंसर है ए का इन्वर्स निकाल कर देना है। ए इन्वर्स किसके इक्वल होता है, एडजॉइंट ऑफ ए अपॉन में क्या, ए का डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ ए आपने निकाल कर दिखा दिया, 3 2 -4 2 और 1 अपॉन डिटर्मिनेंट। या तो आप इसके नीचे ऐसे लाइन खींच के लिखोगे या आप क्या करोगे 1 अपॉन करके लिख दोगे, वो एक ही बात है। तो इसके डिटर्मिनेंट का आंसर हमारा कितना आया है, 14 आया है। ये आपका आंसर बन गया। या तो आप यहाँ छोड़ सकते हो या आप 1/14 से अंदर मल्टीप्लाई करा दो, वो भी आपका फाइनल आंसर बन सकता है। मतलब 3/14 और 1/7 और कितना -2/7 और 1/7। ठीक है, 14 से सबको डिवाइड कराया, इस तरह से आपने आंसर बना दिया। यहाँ छोड़ दें तो ठीक है, यस ओके। हमने जो क्वेश्चन नंबर 5 किया है सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, केवल डिजिट चेंज की हुई है, उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 7 में अगेन हमें इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट अपॉन में उसका डिटर्मिनेंट। तो इसका मतलब हमें डिटर्मिनेंट की ज़रूरत पड़ेगी और एडजॉइंट की ज़रूरत पड़ेगी। बट जब भी हम इन्वर्स निकालें तो सबसे पहले डिटर्मिनेंट निकाल के देखना ही चाहिए
क्योंकि हमें ये चेक करना पड़ेगा कि वो इन्वर्टिबल है भी या नहीं भी है। तो उसके लिए हम सबसे पहले ए डिटर्मिनेंट निकालते हैं। मैंने माना कि ये एक मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स, तो ए का डिटर्मिनेंट कितना होगा 1, और यहाँ पर आएगा 10 - 0 -2, फिर इसके बाद 0 - 0, फिर इसके बाद प्लस का 3 और कितना 0 - 0, तो ये 0 तो आंसर कितना आ गया 10। ठीक है, अब क्योंकि ये आंसर 0 के इक्वल नहीं है तो ये कैसी मैट्रिक्स है, तो फिर ये क्या होगा इन्वर्टेबल। ठीक है, अच्छा तो अब बच्चों आप लोग एडजॉइंट निकालने की तैयारी कर सकते हो। आपको निकालने होंगे सबसे पहले माइनर्स M11 कितना 10, ये ठीक लिखा मैंने। M12 कितना है 0, M13 कितना है 0। अच्छा M21 कितना है, 21 का मतलब हो गया सेकंड रो फर्स्ट कॉलम छोड़ दो, कितना आया 10 दिखा। अच्छा M22 इसको छोड़ा 5, ठीक है। M23 0 आया, ठीक है। इसके बाद M31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम छोड़कर देखो 8 - 6 कितना 2। अच्छा M32 निकालिए 4, ठीक है मैं यहाँ 4 लिखता हूँ। M33 2। अच्छा इसके बाद बच्चों अब हम निकालते हैं कोफैक्टर्स। कोफैक्टर्स में आपने क्या बताया, A11 लिखो, A12, A13, A21, A22, A23, फिर इसके बाद A31, A32 एंड A33, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, करस्पॉन्डिंग वैल्यू को यहाँ पर कॉपी कर दो। ये मैं फटाफट से कर रहा हूँ, माइनर कोफैक्टर हमने बहुत डिटेल में आराम से देखा है कैसे निकाले जा सकते हैं, तो अभी अब हम फटाफट से करते जाएंगे सारी चीज़ें। तो यहाँ पर आएगा 0, फिर 0 10 और इसके बाद 5 0 फिर 4 2। ओके। ठीक है, तो बच्चों अब हम लोग लिख लेते हैं क्या, एडजॉइंट ऑफ ए। इसको कॉलम की तरह ट्रीट कर रहा हूँ और रो में लिख रहा हूँ। तो 10 - 10 2, हाँ 0 5 - 4 0 0 2। 2, ये आपने एडजॉइंट निकाल कर दिखा दिया। ए का डिटरमिनेंट आपने पहले ही स्टार्टिंग में निकाल कर दिखाया था, 10 आया था, ठीक है। अब फाइनली आप लोग ए इनवर्स लिख सकते हो। A इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ A अपॉन A डिटर्मिनेंट। एडजॉइंट ऑफ A लिख लेते हैं 10 - 10 2 0 5 - 4 0 0 2, और इसको डिवाइड करा रहा हूँ A के डिटर्मिनेंट के आंसर से। ये हम फाइनल आंसर छोड़ सकते हैं, या हम 10 से सभी डिजिट्स को डिवाइड करा दें। 1 कितना -2/5 0 0 एंड 1/5।